अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग एक और ईयरली पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि फेब मार्च 2025 का है। और जैसे कि आपको पता है कल आपका पेपर होने वाला है, तो ये काफ़ी हद तक कुछ मदद और आइडिया भी दे देता है कि इस टाइप के या इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताया हुआ ये है कि ये आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब हम ग्राफ को देखते हैं बेटे, तो ये देख लें कि ये वाकई में फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है। अभी तो यहाँ पे वैसे भी बोल दिया है, बाज़ आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रूफ करके बताएं कि ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है। तो क्या क्या एविडेंसेस होते हैं? तो सबसे पहली चीज़, अगर कभी भी फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ हुआ तो आपके पास वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हुक्स लॉ को वो फॉलो कर रहा होगा। तो ये फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है बेटे, और आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि वेन एवर वी फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ वी कैन गेट स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के भी बोलते हैं। हुक्स लॉ का फॉर्मूला आपके पास F इज इक्वल्स टू के एक्स होता है ना। अगर के को हम सब्जेक्ट बना लें यहाँ से, सो दिस x वुड गो देयर एंड इट वुड बी डिवाइडेड। तो F ओवर x आपके पास किसके बराबर होता है? इट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रेडियंट मालूम कर लूँ तो ग्रेडियंट में y2 माइनस y1 मतलब y एक्सिस की क्वांटिटी न्यूमिनेटर में आएगी एंड x2 माइनस x1 x एक्सिस की क्वांटिटी आपके पास डिनोमिनेटर में आएगी। तो अगर हम देखें y पे आपके पास क्या क्वांटिटी है? द क्वांटिटी एट y इज f, और x पे आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? एक्सटेंशन। तो f ओवर x, इसका मतलब अगर हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ का, तो हमें क्या पता चलता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। कभी कभार इसको फ्लिप करके भी दे दिया जाता है, यहाँ पे x रख देते हैं आपके पास y एक्सिस पे और x एक्सिस पे f रख देते हैं, तो तब भी हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, लेकिन उससे k नहीं 1 ओवर k आएगा। सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, तो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है एंड वेन एवर वी फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पता चलेगा। तो इस लाइन के ऊपर कोई से भी आप दो अप्रोप्रिएट पॉइंट चूज़ कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दो पॉइंट्स चूज़ कर लिए हैं बेटे। एक 0,0 है एंड दिस वन इज़ 0.02, 1000। तो देखें दो पॉइंट्स आ गए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला बच्चे को पता है, क्या है भाई? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 अप्लाई किया एंड द वैल्यू दैट वी गॉट इज 50,000 न्यूटन पर मीटर एंड दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बच्चों आपसे क्या पूछा हुआ है कि अ स्टूडेंट स्टेट्स दैट द स्प्रिंग हैज़ नॉट रीच द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हेन अ फोर्स वाज अप्लाइड ऑफ 4,500 न्यूटन। ठीक है जी। अब उनका मानना ये है कि जब 4,500 न्यूटन की फोर्स लगाई गई तो उस वक्त इस स्प्रिंग ने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अचीव नहीं किया था। तो ये बात कैसे ट्रू है हमें ग्राफ के थ्रू बतानी है। सो एट 4,500, so this is the point where force is 4,500, and if I see the graph at this point, the graph is still linear, it's straight. तो बेटे अगर ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अचीव कर चुका होता तो ये स्ट्रेट तो नहीं होता ना मेरे बच्चों। तो होता क्या यहाँ पे? ये आपके पास ऐसा कर्व होता। तो मतलब क्या हुआ आपके पास कि कैसे पता चल रहा है ग्राफ से कि ये फोर्स इसने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अचीव नहीं किया? बिकॉज द ग्राफ इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन और इट इज़ लीनियर। तो आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन बेटे। पार्ट सी में आपसे बोला हुआ है कि स्प्रिंग कैन बी कंप्रेस्ड। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो देखा था कि हम लोग ज़्यादातर जब तक जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स देखते हैं तो उसमें फोर्स को हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एक्सटेंशन लाने के लिए। अब हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं बेटे। तो कंप्रेस्ड बाय अ फोर्स और द स्प्रिंग डिस्क्राइब बाय फिगर 1.1 इज कंप्रेस्ड बाय अ फोर्स एंड हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ -0.025। तो एक्सटेंशन जब आपके पास ये है उस वक्त यू हैव टू फाइंड आउट एंड डिटरमाइन द फोर्स। तो ग्राफ से ही पता लगाएंगे भाई। तो जब आपके पास एक्सटेंशन -0.025, सो दिस इज 0.02, 0.03, सो 0.025 वुड बी इन द मिडल। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ग्राफ पे ये पॉइंट हो रहा है, अब
इस पॉइंट पे फोर्स क्या आ रही है, यहाँ पे देख लेते हैं. So this is 1000, 1100, 1200 and 1300 and it is in between 1100, 1200 and 1300. So answer would be 1250 and it would be in minus. क्यों? क्योंकि इस फोर्स, ये कैसी फोर्स है जो अप्लाई की गई है बेटे, ये कंप्रेशन फोर्स है बेटे. मतलब इससे हम एक्सटेंशन नहीं हम लाए, हम इससे कंप्रेशन लाए हैं बेटे. So from the graph we figure out that the force was 1250 or 1250 and it would be in minus. पार्ट डी में आपके पास बोला हुआ है कि वेदर फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वाई. ऑब्वियस सी बात है बेटे, फोर्स हैज़ गॉट अ डायरेक्शन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, अब उसका रीज़न बता दें. कोई भी चीज़ वेक्टर क्यों होती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे मोमेंटम के रिस्पेक्ट से पूछा गया है बेटे. तो आपको बताया हुआ ये है कि देयर वाज अ ट्रॉली ए एंड अ ट्रॉली बी विच आर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस बेंच. सो ट्रॉली ए मूव्स टूवर्ड्स राइट, ठीक है, जा रही है बेटे, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.44 मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए मैंने इसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया. ट्रॉली बी इज़ स्टेशनरी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटे. अब फिगर 2.1 शोज ट्रॉली ए बिफोर इट कोलाइड्स विद ट्रॉली बी. ठीक है, ये टकराने वाले. बताना क्या है पार्ट ए में. स्टेट द मोमेंटम ऑफ द ट्रॉली बी बिफोर द कोलिजन. ट्रॉली बी का मोमेंटम क्या होगा. तो मोमेंटम का सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज़ मास टाइम्स वेलोसिटी. तो देखो, मोमेंटम मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है. अगर आपकी वेलोसिटी ही 0 है तो आपका मोमेंटम क्या होगा, 0. तो मतलब बॉडीज़ विच आर नॉट इन मोशन, उनका मोमेंटम 0 होता है. तो बॉडी बी का मोमेंटम आपके पास क्या होगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा. तो हमने डिस्क्राइब कर दिया. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द आंसर. तो हमने बता दिया कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड सिंस द वेलोसिटी इज़ 0 देयरफॉर द मोमेंटम इज़ ऑल्सो 0 बेटे. स्टेटमेंट भी आ गई और एक्सप्लेनेशन भी. पार्ट बी में देखते हैं कि आफ्टर द कोलिजन द टू ट्रॉलीज आर जॉइंट टुगेदर एंड ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ये ज़्यादातर केसेस में हो जाता है, ऐसा आ जाता है बेटा. बाज़ औक़ात तो आपके पास टकरा के वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों ट्रॉलीज़ बाद में जाके चिपक गई बेटे. अभी देखो बेटे, अब ये दोनों बॉडीज़ स्टिक टुगेदर है. अगर मैं एक रेस में भाग रहा हूँ जिसमें आपको क्या कहते हैं अपने पार्टनर के साथ भागना है और मेरी इस टांग और उसकी एक टांग दोनों की बांधी हुई है, तो मैं जिस स्पीड से मूव कर रहा हूँ वो भी उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा बिकॉज वी आर स्टिक टुगेदर. तो इसी तरीके से ये दोनों आपके पास ट्रॉलीज़ भी चिपक गई बेटे. अब चिपकने के बाद दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.18. मतलब अब अगर ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये सिर्फ किसी एक ट्रॉली की नहीं है, ये दोनों चिपकी हुई है. मतलब ट्रॉली ए की भी वेलोसिटी 0.18, ट्रॉली बी की भी वेलोसिटी 0.18. और अब ये कौन सी वेलोसिटी होगी, दैट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी. ये दोनों की फाइनल वेलोसिटी आ गई. और कितनी आई है ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. दिस इज़ 0.18 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 0.18. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें मालूम करना है. वी हैव बीन गिवन एक्चुअली द मास ऑफ द ट्रॉली ए, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ ट्रॉली बी. तो देखें, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ देने का मकसद ये है कि नाउ वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें क्या बताता है कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन वुड बी इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. बहुत आसान सवाल है बेटे, आपको कोई लंबे चौड़े फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटे. आप सिर्फ मोमेंटम मालूम करो, बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम का मालूम कर लो. मास तो आप पता चल गया ना बॉडी ए का, विच इज़ 0.75. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0.44. तो अब आप मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे, मास टाइम्स वेलोसिटी. ये आ गया. और ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल बिफोर कोलिजन है. ये बॉडी बी का भी मालूम कर लेते हैं इसी तरीके से. बॉडी बी का मास तो हमें पता नहीं है तो हमने इसकी जगह एम ही लिख दिया. इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है 0,
तो बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम m टाइम 0 हो गया। और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो चलो आफ्टर कोलिजन भी मालूम करते हैं, उसका भी डेटा दिया हुआ है। इस दफ़ा तो हम हल्के ही नहीं आ रहे भाई, तो ठीक है। आफ्टर कोलिजन अगर देखते हैं तो बॉडी ए का मास कितना है, वो तो वही रहेगा। बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी है, वो भी है हमारे पास, तो 0.75 टाइम्स 0.18। इसी तरीके से बॉडी बी का भी पता करते हैं। बॉडी बी का मास कितना है, पता ही नहीं है भाई, चलो लिख देते हैं, एम ही लिख देते हैं। बॉडी बी की वेलोसिटी क्या है, 0.18, वो भी लिख दी। तो अगर इन सब को मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बना ली। अब सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है बेटा, लॉजिक वाला काम हो गया यहाँ पर। So 0.75 times 0.44 would become 0.33, m times 0 would become 0 is equals to, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.135 और ये आ जाएगा 0.18 m। ठीक, कैलकुलेशन ये प्लस, वहाँ जाकर माइनस, 0.18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, आंसर आ गया 1.083, जिसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग चेंज करते हैं। सो वी विल गेट 1.08 kg, which is the mass of the body B। इसी के पार्ट सी में देखें, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, लेकिन आपने होना नहीं है। The trolley moves onto a rough surface which exert a constant force on the trolley and bring them rest in 2.6 seconds। ठीक है जी, ये दोनों साथ चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों चिपक गई और फिर इनके ऊपर एक फोर्स लगने लग गई जो कि फ्रिक्शनल फोर्स थी, जिसकी वजह से ये ट्रॉलीज रुक गई बेटा। ठीक है, हमें क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट दैट फोर्स। अब ये आपके पास, आपको आइडिया होना चाहिए कि मोमेंटम में इसी कंडीशन आ सकती है जिसमें आपको फोर्स मालूम करने के लिए आ जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपके पास फोर्स और मोमेंटम का एक फॉर्मूला भी है, विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अच्छा, ये फोर्स कौन सी होती है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। देखो हमारे पास बहुत सारी किस्म की फोर्सेस होती हैं। अगर ये गाड़ी चल रही है तो बेटा यहाँ पे अगर ये जो गाड़ी आगे जा रही है, दिस इज़ ड्यू टू द ड्राइविंग फोर्स। अगर कोई फ्रिक्शनल लग रही हो फोर्स तो वो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, वो इन दोनों में से कोई नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी आपके पास, जब आप ड्राइविंग फोर्स को माइनस करोगे फ्रिक्शनल फोर्स से, मतलब इस फोर्स को माइनस करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आती है। और ये फॉर्मूला में जो एफ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए में भी ये जो एफ है ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो अब जरा देखो, ये अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों की क्या आती है कि वो फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन इसको समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। आपके पास ये जो फोर्स लगी है ये कब लगी है, जब वो दोनों स्टिक टुगेदर हुई थी। तो आपके पास क्या हुआ बेटा, जो आपके पास जब स्टिक टुगेदर के इनिशियल टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी थी दोनों बॉडीज़ की, 0। फिर फाइनल टाइम में ये दोनों बॉडीज़ रुक गई, तो ये इनकी फाइनल वेलोसिटी और इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0.18। मासेस तो अब हमें पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है बेटे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या होगी, 0.18, जब ये स्टिक टुगेदर हुई, जो हमने पिछले पार्ट में भी किया। और फिर फाइनली दे ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और दोनों जब टुगेदर थे। तो दिस इज़ द इनिशियल एंड दिस इज़ द फाइनल। अब आपके पास फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये बिफोर की कंडीशन, ये आफ्टर की कंडीशन। सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर बेटे, मतलब फाइनल कंडीशन। तो निकालते हैं मोमेंटम बेटे। तो देखो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम में अगर ना भी निकालूं तो मुझे पता है दोनों बॉडीज़ का मास तो हमें पता है, और दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मोमेंटम क्या आना है, 0 ही आना है। तो बॉडी ए का मास 0.75 टाइम्स 0, 1.083 टाइम बाय 0। आंसर क्या आएगा बेटा, इस ग्रीन पार्ट का आंसर ही 0 आ जाएगा, एंड दैट इज़ द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, 0.75 टाइम्स 0.18, बॉडी ए का मास बॉडी बी की वेलोसिटी, बॉडी बी का मास बॉडी बी की वेलोसिटी, इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा, टोटल था ना बेटा, टोटल मोमेंटम। तो आपके पास ये आ गया बिफोर कोलिजन।
माइनस करा कैलकुलेशन की, फोर्स एस माइनस 0.13 न्यूटन, यह आपके पास क्या आ गई, दैट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरीके से there is a different rough surface which exert a smaller resistive force on a trolley. State how this affect the time to bring them to rest. तो देखो, पहले अगर रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा है तो मैं जल्दी रुक जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे ओपोजिंग फोर्स ज़्यादा लग रही है। अब रेजिस्टिव फोर्स कम है तो इसका मतलब है रुकूंगा अभी भी, लेकिन देर से रुकूंगा। तो क्यों रुकूंगा देर से, अब आपको इसको वर्डिंग में बता देना है, सिंपल। तो डेफिनेटली इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ब्रिंग द ट्रॉली टू रेस्ट। वाई बताएंगे कि आपके पास देखो ये तो चेंज नहीं हुआ ना, चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो फोर्स लग रही थी इन ट्रॉलीज़ को आगे ले जाने के लिए वो तो आपके पास कांस्टेंट है, वो पहले 1000 थी, अभी भी 1000 ही है। लेकिन अब फ्रिक्शनल फोर्स, एक मिसाल के तौर पे, पहले अगर फ्रिक्शनल फोर्स 800 थी तो अब कम हो गई, अब क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगी। ठीक हो गया ना बेटे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रही है, सो चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, देयरफॉर स्मॉलर फोर्स रिजल्ट इन लॉन्गर टाइम। अब इसको आप अपने अपने अंदाज से इस वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे, इस एक्सप्लेनेशन में आप अपनी ओन वर्डिंग भी रख सकते हैं, बट कीपिंग द कॉन्सेप्ट इन माइंड मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोला हुआ है कि ये एक मेन इलेक्ट्रिक हीटर है विच इज़ यूज टू हीट अ स्मॉल रूम। हीटर को देख लें, शाइनी मेटल सरफेसेस भी है और उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट भी है। स्टेट द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच रेडिएट्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम द हीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा। तो बेटा इनमें से ये जो इंफ्रारेड होता है ना, ये आपके पास रेडिएट करता है थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी को। सन से भी जो रेडिएशन आती हैं, एक तो विजिबल लाइट दिख रही होती है, तो जो गर्मी होती है वो किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से। तो आपके पास बेटे इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जिनकी वजह से आपको जो बेसिकली हीट को रेडिएट करता है। Now in part B, explain why the shiny metal surface behind the heating element increases the thermal energy radiated. अब देखो शाइनी सरफेसेस क्या करती हैं, एनर्जी आती है, एब्जॉर्ब नहीं करते, ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं इसी जगह पे शाइनी की जगह डल ब्लैक में कोई ऐसा मटेरियल लग रहता था तो वो क्या करता है, डल ब्लैक मटेरियल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मियों में बोला जाता है काले कपड़े ना पहने, ठीक है ना। तो इसलिए क्यों, क्योंकि आपके पास डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर एनर्जी बेटे। तो शाइनी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये अपने पास बहुत माइन्यूट रखता है, ज़्यादातर क्या कर देता है बेटे, एक दूसरे रिफ्लेक्ट कर देता है बेटे। तो अब ये आंसर है बेटे। अब इसको लिखेंगे कैसे कि शाइनी मेटल सरफेस इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर एंड अ बैड एब्जॉर्बर, दोनों चीज़ें बता दी। सो ज़्यादातर हीट वो क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा रूम में, खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आगे पास कर देगा बेटा। नाउ द मेटल आउटर केसिंग ऑफ द हीटर इज अर्थ। स्टेट वाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। अब देखिए अर्थिंग का काम होता क्या है। अर्थिंग आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। कैसे, जितनी भी ऐसी अप्लाइंसेस जिनकी केसिंग मेटल की होती है उनमें कोशिश की जाती है कि अर्थ वायर लाजमी डालें। वजह कि कभी कभार खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइव वायर अंदर से लूज़ हो गई और मेटल केसिंग को टच करने लग गई और उस सिनेरियो में गलती से मेरा हाथ बेटे अगर उस अप्लायंस पे लग गया तो बेटे मुझे ऐसा शॉक लगेगा कि मैं अगली वीडियो बनाने के काबिल नहीं रहूँगा बेटे। और इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया कि हमने मेटल केसिंग के साथ अर्थ वायर लगा दी कि अगर इन केस ऐसा हो भी क्या तो सारा करंट अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाए, इलेक्ट्रिक शॉक कम से कम लगे या तो ना ही लगे बेटे। तो ये वजह है अर्थिंग की बेटे, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज व्हेन लाइव वायर टचिंग द मेटल केसिंग बेटे इट कैन क्रिएट अ शॉक बेटे।
पार्ट डी में बेटे बोला हुआ है कि आपके पास वोल्टेज 230 वोल्ट है, टू आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट है और वो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। अब देखो पैरेलल का नाम सुन के आपको कुछ चीज़ें जहन में आनी चाहिए। क्या क्या? क्या आपके पास यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, दोनों का करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा बेटे, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर कहीं पे कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ गई तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तीनों चीज़ें जहन में वैसे ही आ जानी चाहिए बेटे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 89, मतलब दो हैं और एक की क्या है 89, ठीक है। हमें मालूम करना है करंट, तो हमने सिंपल V इज इक्वल्स टू IR लगाया। पैरेलल में तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये कॉइल 1 ये कॉइल 2 पैरेलल में, इनको हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं बेटे समझने के लिए। तो और इनको एक बैटरी के साथ या एक पावर सप्लाई के साथ लगाया हुआ है 230 वोल्ट के साथ, तो इसका भी वोल्टेज सेम, इसका भी वोल्टेज सेम, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज है, इसकी भी रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज है। क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वो क्या टोटल करंट आएगा? नहीं, वो क्या आएगा? इंडिविजुअल करंट आएगा मेरे बच्चों। तो आएगा, ठीक है। वोल्टेज 230, रेजिस्टेंस एक कॉइल की कितनी है 89, करंट निकाल लिया। तो ये करंट भी किसका आया? एक हीटिंग एलिमेंट का आया बेटे। आगे बोला हुआ शो दैट द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द हीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 12,000 वाट। स्टेट एन इक्वेशन इन यू यूज़ इन वर्ड्स और सिंबल। इक्वेशन भी बतानी है और पावर प्रूफ करके भी बतानी है। 12,000 आएगी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू IV यूज़ कर लिया। अब देखो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर हीटर का पूछा हुआ है, तो मतलब ये हीटर की पावर का बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पावर जो है दोनों कॉइल की मालूम करके बतानी है बेटे। मैंने कहा मेरे पास ये जो करंट है ये एक कॉइल का है, एक हीटिंग एलिमेंट का है बेटे, ठीक है। P इज इक्वल्स टू IV, ये आ गया 2.58, 230। आपके पास पावर आ गई कितनी 598। लेकिन क्या ये पूरे हीटर की आई है? नहीं बेटे, हीटर में तो दो हीटिंग एलिमेंट थे ना, ये तो एक हीटिंग एलिमेंट की आई है और दूसरे की भी इतनी आएगी क्योंकि दूसरे में भी करंट इतना ही है, दूसरे में भी वोल्टेज इतना ही है, दूसरे की रेजिस्टेंस भी इतनी है, तो दूसरे की भी सेम ही पावर होगी। इसी को टाइम्स बाय 2 कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया 1196। राउंड ऑफ कर दो, 12,000 आ गया, सॉरी 1200 आ गया बेटे, 1200 वाट। फॉर्मूला भी लिख दिया, पावर भी आ गई। अब जरा देखो ये सवाल मज़े का है। हीटर इज़ 95% एफिशिएंट, मतलब जो एनर्जी हम हीटर को दे रहे हैं, पहले एक वो चीज़ याद कर लो, वो कौन सी एनर्जी है। हीटर हमें कौन सी एनर्जी देता है वो चीज़ याद कर लो। अब ये दोनों चीज़ें जहन में आनी चाहिए। तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हीटर को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीटर हमें कौन सी एनर्जी दे रहा है बेटे? थर्मल एनर्जी। तो इनपुट कौन सा हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट कौन सा हुआ? थर्मल एनर्जी। ये सब चीज़ें आपके जहन में सर्कुलेट कर जानी चाहिए। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट द थर्मल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी है? आउटपुट एनर्जी है। तो एफिशिएंसी दी हुई है और एनर्जी इसका सवाल है, तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है ना, आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने एक काम किया बेटे, क्या हमारे पास आउटपुट तो मालूम करनी है, इनपुट निकाल सकता हूँ? मैं कहा हाँ, इनपुट पावर है, ठीक है। और आपको टाइम इन्होंने यहाँ पर बता दिया बेटा 60 सेकेंड, तो टाइम भी है। तो एनर्जी पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम होता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर भी है आपके पास, टाइम भी है आपके पास, इनपुट एनर्जी आ गई। मैं कोशिश करता हूँ बेटा ओरिजिनल वैल्यूज जो इनके ओरिजिनल आंसर आते हैं वो यहाँ पे यूज़ करूँ, ताकि आपके जो फाइनल आंसर है उनमें इतना फ़र्क ना आए बेटा, ऐसे इतना आता भी नहीं। तो ये आपके पास यहाँ पे आप 1200 भी लिख के कर सकते थे, कोई मसला नहीं। तो ये आ गई इनपुट एनर्जी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एफिशिएंसी 95, इनपुट एनर्जी आ गए ये 100। तो ये कौन सी एनर्जी है? आउटपुट थर्मल एनर्जी। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई या वहाँ जाके डिवाइड। 68,172 जूल्स, ये आपके पास आउटपुट एनर्जी आ गई जो थर्मल एनर्जी थी। राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दिया 6.8 10 टू द पावर 4 जूल्स मीटर। अगला सवाल आपके पास काइनेमैटिक से रिलेटेड है। तो बताया भाई ये है कि ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है आपके पास 200 किलोमीटर्स पर आवर। इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बता दी 0.70। एक्सेलरेशन को पहले डिफाइन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक भी लिख दें, बहुत है बेटे,
ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आती है। नाउ यू हैव टू शो दैट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 56 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड तो इन्होंने बताई भी है, ये क्यों मांग रहे हैं? ओहो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन तो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर में, किस में जाना है? मीटर पर सेकेंड में जाना है। तो किलोमीटर से मीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000, आवर से सेकेंड्स में 3600 से, तो आपके पास किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 कर दिया, 55.55 आ गई। राउंड ऑफ करो, 56 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली था ना, मतलब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगले सवाल में पूछा हुआ है कैलकुलेट द टाइम टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। एक्सेलरेशन है आपके पास, मैक्सिमम स्पीड भी है, और जो कि आपके पास फाइनल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड भी है, टाइम मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन 0.7, इनिशियल स्पीड 56, और आपके पास सॉरी फाइनल स्पीड 56, इनिशियल स्पीड 0, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, टी यहाँ 0.7 यहाँ, और 80 सेकेंड्स आपके पास टाइम आ गया मेरे बच्चों। अब देखें, द ट्रेन हैज़ अ टोटल मास ऑफ 440,000 kgs. Calculate the force which causes the acceleration of the train. Calculate the force बेटे, तो कौन सी फोर्स मालूम करने के लिए बोल रहे हैं बेटा? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। मास दे दिया, एक्सेलरेशन भी दी हुई थी, रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली बेटे। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू विच द ट्रेन इज मूविंग बेटे, और एक्सेलरेटिंग एक्चुअली। अच्छा, ये ज़रा चीज़ देखना बेटा, द ट्रेन ट्रेवल्स इनटू अ हेडविंड, ठीक है। द फोर्स ऑफ दिस हेडविंड ओपोजेस द मोशन बेटे। स्टेट द एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। अब ट्रेन अच्छी खासी चल रही थी बेटे, ये जा रही है ट्रेन, छिका छिक, एक ओपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो गई। अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है बेटे, इसकी रिजल्टेंट फोर्स अब कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी बेटे? डिक्रीज। मास तो चेंज नहीं होना भाई, F इज इक्वल्स टू m है, याद है ना रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स कम होगी भाई, अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो गई, एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी, मास तो वही है बेटे। तो अब बता दें भाई इसकी मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। क्यों? रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेज एंड मास इज कांस्टेंट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, F इज इक्वल्स टू ma के थ्रू बेटे। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, एक रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आपके पास मोमेंटम के रिस्पेक्ट से भी आपने देखा बेटे, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कम हुई, एक्सेलरेशन भी कम। LDR आपके पास दिया हुआ है बेटे, LDR का आपको पता होना चाहिए, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। इसके अंदर आपका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। इस तरीके से कुछ आपके पास ऐसे रेजिस्टर हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे थर्मिस्टर, LDR, वेरिएबल रेजिस्टर, इनमें रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ पे ग्राफ मांग लिया बेटे कि रेजिस्टेंस y एक्सिस पे रखें, लाइट इंटेंसिटी x एक्सिस पे रखें, ग्राफ बना के बता दें। ये आ गया बेटे, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस वक्त लाइट कम, जब लाइट ज़्यादा उस वक्त रेजिस्टेंस कम। इन्वर्स प्रोपोर्शन ग्राफ हमेशा ऐसे कर्व बनते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम का भी ऐसे ही बनता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटे, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है बेटे। तो आपके पास ये लाइट इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बन गया बेटे। आपके पास बोला हुआ है शो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच टर्न ऑन द लाइट व्हेन इट इज़ डार्क, कंप्लीट द सर्किट विद द सिंबल LDR। ठीक है जी, इस सर्किट को कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है, जो LDR के साथ लगा हुआ है। तो LDR के सिंबल बस लगाना है यहाँ पे, तो हमने लैम्प के बिल्कुल पैरेलल में ये आपके पास आ गया बेटा LDR, ठीक है। और यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि यहीं पर ही लगाना है बेटे? तो आपके पास उन्होंने बताया हुआ इज़ यूज टू टर्न ऑन द लाइट व्हेन इट इज़ डार्क। तो ये लैम्प जो है ये LDR के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो LDR इसके बिल्कुल पैरेलल में लगा दें। अच्छा जी, अब अगर हम देखें, एक्सप्लेन वाई द लैम्प इज़ ऑफ इन द लाइट एंड द लैम्प इज़ ऑन इन द डार्क, यूज़ द आइडिया ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, अब देखें लाइट इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस,
रिलेशन याद रखिएगा। जब लाइट है, रोशनी है, तो ये लैंप नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? कम। अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस किसके बराबर, कैसा प्रोपोर्शन होता है? वो भी डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है एक्चुअली में। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके पास वोल्टेज भी क्या हो जाएगी बेटे? कम। तो बेटा लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हुई, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वोल्टेज भी कम हुआ, और जो वोल्टेज LDR का होगा वही वोल्टेज लैम्प का भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो कि रेजिस्टेंस ऑफ द LDR इज़ लो व्हेन लाइट, और रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LDR आपके पास लो हुआ, तो वहाँ पे वोल्टेज क्यों लो होगा बेटे? तो वहाँ पे कंपेयर, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लैंप और LDR, इसलिए वहाँ का भी वोल्टेज लो हो जाएगा और वो चलेगी नहीं बेटे। इनफ वोल्टेज मिलेगा ही नहीं जिसके ऊपर वो ऑपरेट हो सके बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बोला हुआ है कि देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट बेटे, वो लेंस बना हुआ है 5 सेंटीमीटर अवे है आपके पास। इन्होंने ये बता दिया फोकल लेंथ। बेटा प्लीज़ इन इन्फॉर्मेशन को ज़रा गौर से देखिएगा। दिस इज़ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? देखो, जब आपके पास ये एक रे बनी हुई है, लाइट रे आती है, टकरा के जिस पॉइंट से पास होती है ना, वो पॉइंट आपके पास फोकल लेंथ होता है बेटा, फोकल पॉइंट होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है? सेंटर से लेके इस फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। ये याद रखिएगा बेटे। अभी ये डायग्राम हमें बनाने को आएगी बेटे। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है, फोकल लेंथ आपको बता दिया बेटे। ऑन फिगर 6.1 लेबल द प्रिंसिपल एक्सेस, तो बता दिया बेटा दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, उसको P से रिप्रेजेंट करना था। ऑन फिगर 6.1 प्लेस अ लेटर X एट फोकल पॉइंट, तो हम लोगों ने स्केल से गए, स्केल से हम लोगों ने देख लिया 3 सेंटीमीटर पे जाके हम लोगों ने फोकल पॉइंट मार्क कर लिया। 3 सेंटीमीटर ही था ना बेटा? बिल्कुल, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे भी मार्क कर दिया। अच्छा, ये देखो ये F आ गया ना, एक 2F भी मार्क कर दें अगर आप करना चाहें तो। ये देखो मैंने मार्क नहीं किया, बस सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगा लिया अपनी आसानी के लिए, और यही काम दूसरी साइड पे भी किया बेटा। उसके बाद ड्रॉ 2 रेज टू लोकेट द इमेज। तो देखो हमेशा कौन सी 2 रेज बनाते हैं? एक तो बिल्कुल सीधी ले जाओ, सीधी ले जाने के बाद लेंस पे टकराएगी, टकराने के बाद वो कहाँ से पास होगी? F से पास होके। F आपने मार्क कर दिया ना, उस पॉइंट से पास करके सीधा सीधा ले जाओ। दूसरी रे उसी पॉइंट से सेंटर से ले जाओ बेटा, और सेंटर से अनडिविएटेड जाती है। जहाँ पे ये 2 रे मिली वहाँ पे आपके पास इमेज बन जाएगी। अब अगर मैं ये बोलूँ इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ बेटे, तो ये इमेज इनलार्ज है, रियल भी है और इन्वर्टेड है। ठीक है ना? इनलार्ज क्यों है? देख लो, ऑब्जेक्ट देख लो और इमेज देख लो, इमेज बड़ी आ रही है। और इस तरीके का आपके पास ब्लॉक बनेगा कुछ, ये हम अगर बनाए ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज आएगी। अगला सवाल, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इनलार्ज, इन्वर्टेड, रियल, सिंपल। अच्छा, आगे अब बोला हुआ है द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू L, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द L एंड द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोकल लेंथ। मतलब इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते 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 हम कहाँ पे ले आए? यहाँ पर ले आए। ये फोकल पॉइंट था बेटा। और आपको अगर याद होगा कि ऑब्जेक्ट कभी भी अगर सेंटर और F के बीच में आ जाए तो अब क्या होगा? अब ये आप बना के भी अगर देख लें, ये एक सीधी रे टकराए और यहाँ से F से पास करते हुए लेकर जाएं, और एक यहाँ पे पास करते हुए ले गए, ये 2 रे कभी मिलेंगे ही नहीं यहाँ पर। तो ये कहाँ पर मिलती हैं बेटा? ये बैक साइड पे मिलती है। तो ये कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज होती है और मैग्नीफाइड इमेज होती है। तो अब आपसे ये पूछा भाई न्यू इमेज के बारे में बताओ। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन बिटवीन सेंटर और फोकल पॉइंट आ जाता है, इमेज मैग्नीफाइड, वर्चुअल और अपराइट होती है। वर्चुअल इमेजेस की आपके पास यही होती है ना, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट। और मैग्नीफाइंग ग्लास में इसी तरीके की आपके पास क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है कि वो मैग्नीफाई करके बताए इमेज को, लेकिन वो वर्चुअल होती है, उसको हम प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, स्क्रीन पे हम लोग नहीं प्रोजेक्ट कर सकते उसको। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक लाइट वेव आपको दी हुई है जो एक स्लिट की तरफ जा रही है। अब यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए बेटा ये डायफ्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि जब लाइट पास करती है किसी ओपनिंग में से
तो वो आपके पास जो लाइट है बेटे वो क्या करती है, इट डायफ्रैक्ट्स बेटे। तो प्रोसेस का नाम बताना है तो प्रोसेस इज़ अ डायफ्रैक्शन बेटे। अब इसी तरीके से व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ योर द लाइट एंड गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको इन्होंने स्केल बता दिया है, स्केल ड्राइंग है। हमने क्या किया, ये आपके पास एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या बने हुए, वेव फ्रंट्स बने हुए, और दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, वेव लेंथ। तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, 1.2 या 1.3 आ रहा है बेटे, तो दिस इज सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इन्होंने बता दिया बेटा 4 एक्सपोनेंट -7 मीटर के बराबर है। तो हमने कहा 1.2 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा। स्केल को यूज़ करके मेजरमेंट करके वेवलेंथ निकाल ली मेरे बच्चों। अब बोला भाई ड्रॉ 3 वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स बनाते हुए डायफ्रैक्शन में देखो आपके पास यहाँ पे वेव स्प्रेड आउट हो जाएगी बेटे, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल आपने ये रखना है कि आप जो वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो सेम रखें। तो देखो ऐसे सर्कुलर बन तो जाएंगे, लेकिन वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो यहाँ पर था 1.2 सेंटीमीटर ना, तो 1.2 सेंटीमीटर रख के ये आपने 3 वेव फ्रंट्स भी क्या कर दिए, बना दिए बेटे। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक फॉग हॉर्न है जो कि एक साउंड इमिट कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 380 हर्ट्ज। द साउंड इज हर्ड बाय अ शिप 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस। वेवलेंथ बताओ अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। अब देखो सबसे पहली चीज़ इस 2.5 किलोमीटर ये आपके पास एक डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें वेवलेंथ बतानी है। फॉर्मूला V इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। साउंड की स्पीड पता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ निकाल लूँगा बेटा। 0.868 अप्रॉक्सीमेटली, तो मतलब राउंड ऑफ कर दो, 0.9 ही आ रहा है बेटा। नाउ इन पार्ट 2 कैलकुलेट द टाइम टू ट्रैवल। टाइम कितना लगा साउंड को ट्रैवल करने में शिप तक, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आपके पास यहाँ पर यही दो फॉर्मूलाज हैं स्पीड के जो आपको हमेशा याद रखने हैं। बाकी एफ का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, वो भी आपने याद रखना है बेटा। ठीक है, और या फिर एको आ गया तो एको में v इज इक्वल्स टू 2d/t, जहाँ पर एको हो बेटा। तो यहाँ पर तो आपके पास सिंपल केस है, स्पीड पता है, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर था, मीटर्स में चेंज कर दिया, 2500 आ गया, प्लेसेस को फ्लिप किया, टाइम आ गया 7.58 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बताया हुआ है कि एक मेटल रॉड है जिसको सस्पेंड किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब आधे से ज़्यादा देखो ये आपके पास या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। अब देखते हैं क्या। द मेटल रॉड इज़ कनेक्टेड टू अ सेल। तो बस यहीं पर ही बात ख़त्म हो गई कि दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जहाँ पे हम करंट पास करते हैं, उस करंट पास करने की वजह से ये जो कंडक्टर होता है ये क्या बन जाता है बेटा, मैग्नेट बन जाता है। अब ये मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स इस कंडक्टर को मूव करवाती है बेटे किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बेटे। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द मेटल रॉड ड्यू टू करंट। अब वही मालूम करना है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटे, आप अपना लेफ्ट हैंड रूल निकालना है, और इस तरीके से आपने क्या करना है, एक थंब होता है, एक फर्स्ट फिंगर, एक आपके पास सेकंड फिंगर, तो FBI याद रखना है, थंब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट बेटे। FBI को यूज़ करना है बेटा, एजेंसी को यूज़ कर रहे हैं आप। तो नॉर्थ टू साउथ आपके पास ये कौन बताता है बेटा, आपको फर्स्ट फिंगर बताती है, तो फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन ऐसे रख लें बेटा। ठीक है, अब देखो करंट कहाँ पे जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है बेटे। तो अब जरा देखो अपनी जो सेकंड फिंगर है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखते हुए आप इनको अलाइन करें, तो आपको पता चलेगा कि आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो थंब क्या बताती है बेटे, फोर्स बताती है। तो वेयर इज़ द फोर्स, डाउनवर्ड। किस तरीके से बताया, बाय द हेल्प ऑफ Fleming left hand rule, by using Fleming's left hand rule बेटे। अब उसमें किस तरीके से बताया, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास थंब फोर्स है, फर्स्ट फिंगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है,
सेकंड फिंगर आपके पास करंट है और तीनों को 90 डिग्री के ऊपर होती हैं बेटे। अब यहाँ पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ द कनेक्शन इन द सेल इज रिवर्स। अब ज़रा देखो, मतलब करंट की डायरेक्शन पहले अगर यहाँ जा रही थी ना, अब सोचो यहाँ की तरफ आ रही है, फील्ड वहीं पर ही है बेटे। मतलब जो सेकंड फिंगर है वो हम लोगों को पॉइंट कर रही होगी, तो देखो थंब कहाँ चले आएगा, ऊपर। तो उससे हुआ क्या, फोर्स इज नाउ इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई सेल की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से। अब आपके पास बेटे यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं, सेल हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर में आपके पास ये क्या क्या चीज़ें, के क्या है, एम क्या है, जे क्या है, एल क्या है, यही एक्सप्लेन करने के लिए कहा हुआ है। तो आपके पास बेटे सबसे पहली चीज़ उन्होंने जे के बारे में पूछा हुआ है। जे इज़ व्हाट, इट इज़ अ कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या करता है बेटे, आपके सेल को कॉइल के साथ कनेक्ट करके रखता है। आपके पास के क्या है बेटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, टू अलाउ करंट फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर करंट पास हो रहा होता है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ठीक है ना, वही पूरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। एक्सेल वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है रोटेटिंग कॉइल को, ये, और ये है कौन, ये एल है बेटे। और आखिर में एम, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, कॉइल को एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहें, और कैसे, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना इनका काम होता है, और इस वजह से आपके पास जो कॉइल है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होती रहती है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास एक स्टोनियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे दिया है बेटे, और उसका आपके पास स्ट्रक्चर भी बना के दिया हुआ है बेटे। स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है अलॉन्ग विद देयर न्यूक्लियन नंबर्स और एटॉमिक नंबर। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। हाइड्रोजन की मशहूर ज़माना मिसाल 1 1 2 1 3 1, सब में प्रोटॉन देख लो एक, सब में इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन न्यूट्रॉन सब में डिफरेंट, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, और ये तीनों क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। अब जरा देखें, आउटसाइड द न्यूक्लियस और 38 है, कौन है, तो 38 ये है प्रोटॉन, लेकिन ये तो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन ना, तो ये कौन होंगे बेटे, जो आउटसाइड द न्यूक्लियस है और 38 है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। कितने हैं, 90 में से 38 को माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख दें बेटा। इसी तरीके से इनसाइड द न्यूक्लियस 38 कौन है बेटे, ये तो अब प्रोटॉन ही होंगे जो इनसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके पास बराबर होते हैं बेटे। इसी तरीके से आपके पास पार्ट बी में बोला हुआ है कि स्टोनियम बेसिकली थिकनेस ऑफ द मेटल को चेक करता है बेटा। स्टोनियम डिके बाय इमिटिंग बीटा पार्टिकल, तो स्टोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, बिकॉज मेटल की थिकनेस को चेक करने के लिए बीटा रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से पेपर की थिकनेस को चेक करने के लिए अल्फ़ा रेडिएशन, क्योंकि अल्फ़ा पेपर से रुक जाता है, तो अगर बहुत ज़्यादा थिक पेपर होता है तो अल्फ़ा रुक जाता है, थिन होता है तो निकल जाता है, थिकनेस का पता चल जाता है। सेम गोज़ फॉर बीटा, और ये मेटल के साथ होता है बेटा। अगर हैवी थिकनेस होती है मेटल की, एल्युमिनियम फॉइल की, तो ये रुक जाता है बेटा। अगर बिल्कुल थिन है बेटे तो उससे पास हो जाएगा, उससे थिकनेस का पता चल जाएगा। तो अब उन्होंने यही चीज़ पूछी थी कि क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बेटे, क्योंकि बीटा पार्टिकल कैन पास थ्रू मेटल्स हीट, ठीक है, एंड कैन बी स्टॉप व्हेन द थिकनेस इज इंक्रीज। जब थिकनेस बढ़ जाएगी बीटा रुक भी जाएगा, लेकिन अगर हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट थिकनेस रखनी है, तो जो भी आपके पास रिजल्ट है उस इंडस्ट्री के बेटे, तो इसीलिए इस बीटा पार्टिकल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि पास कर गया तो थिन है, रुक गया थिक है, इस तरीके से बीटा पार्टिकल यूज़ होते हैं। हाफ लाइफ दी हुई है स्टोनियम की 27 ईयर्स है, ग्राफ आपके पास दिया हुआ है। उन्होंने बोला ये है कि स्टोनियम रिप्लेस कर देते हैं आफ्टर 15 ईयर्स, ऑल्दो हाफ लाइफ उसकी 27 ईयर्स है, लेकिन 15 ईयर्स के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो सजेस्ट वाई स्टोनियम सोर्स दैट इज़ मोर देन 15 ईयर ओल्ड नीड टू बी रिप्लेस।
तो देखो बेटा इनिशियली तो 100 था, लेकिन 15 साल के बाद देखो स्ट्रोनियम की क्वांटिटी आपके पास क्या हो गई बेटे, कम हो गई ना, 750 और 75 के बीच में आ रही है। तो नंबर ऑफ स्ट्रोनियम रिमेनिंग इज़ वेरी लेस, जिसकी वजह से वीकर बीटा रेडिएशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें फिर वो थिकनेस इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता रही होती इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे स्टोनियम को विच इज़ मोर देन और इक्वल्स टू 15 ईयर्स बेटे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, आपको अर्थ का एक बेसिकली ऑर्बिट दे दिया है विच इज़ मूविंग अराउंड द सन। हमें मालूम करना है डिस्क्राइब हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू मूव फ्रॉम F to G। तो F से G तक वैसे हमें पता होना चाहिए अर्थ कितने दिन में रोटेशन करता है, 365 डेज। तो ये बेटे आपके पास एक देख लिया जाए तो ये क्वार्टर है बेटे, 365 डेज़ का ये क्वार्टर है बेटे। तो 365 को डिवाइड बाय 4 कर दिया, 91.3 डेज़। तो हमने बता भी दिया कि F to G इट टेक्स 1/4 ऑफ द फुल ऑर्बिट। तो ये क्वार्टर है बेटे, इसलिए हम लोगों ने 365 को भी डिवाइड बाय 4 करके टाइम बता दिया बेटे, इतने दिन लगेंगे। अगली पार्ट में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ समर एट एक्स एंड व्हेन इट इज़ विंटर एट एक्स। तो समर एट एक्स देखो ये आपके पास वो पॉइंट है जो अभी सूरज के सामने आ रहा है, तो ये समर है बेटे, और ये वो पॉइंट है जो सूरज से अवे जा रहा है। इसको तो छोड़ ही देना बेटे, नॉर्थ पोल पे तो चेक ही नहीं होते यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड पे ईस्ट और वेस्ट इन डायरेक्शंस में देखें तो ये आपके पास सन की तरफ आ रहा है और ये सन से अवे जा रहा है इधर एक्स। तो यहाँ पे समर, यहाँ पे विंटर, एफ पे समर, एच पे विंटर। उसके बाद आपको बोला हुआ है कि द ऑर्बिटल स्पीड इज़ दिस, रेडियस मालूम करना। अब देखिए यहाँ पर भी दो कन्फ्यूजन आती हैं, एक ऑर्बिटल स्पीड और एक पूछा जाता है कि टाइम कैलकुलेट करें कि सन की लाइट कितनी देर में उस प्लैनेट तक या फलां ऑब्जेक्ट तक पहुँचेगी। तो उसमें v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम ही लगता है बेटा, ये चीज़ का कन्फ्यूजन याद रखना। खैर अभी तो खुला बोला हुआ इन्होंने ऑर्बिटल स्पीड। सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल स्पीड, v इज इक्वल्स टू 2πr/t, जहाँ पे t टाइम पीरियड होता है। स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है, रेडियस मालूम करना है, टाइम पीरियड 365 डेज है लेकिन उसको सेकंड्स में चेंज किया तो इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, रेडियस आपके पास आ गया 1.51 10⁻11 मीटर बेटा। अर्थ इज़ अ प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम, स्टेट वन अदर टाइप ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑब्जेक्ट बेटे। तो बहुत सारे हैं बेटे, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, कॉमेट, कोई भी लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे आप। तो दिस इज़ हाउ द पेपर वॉज ऑफ Feb 2025। आई होप सो आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ये आपके कल के पेपर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एक दफ़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, पेपर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।